बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मॉक के एक और क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री का मतलब है इसमें रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन भी है और फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन भी है, दोनों को मैंने डाला है। पिछली 2-3 अटेम्प्ट से जब भी ये टॉपिक टेस्ट हुआ, इसमें परपेचुअल सिस्टम टेस्ट हुआ, मैंने इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पीरियोडिक सिस्टम टेस्ट किया, जो एक बड़े लंबे टाइम से टेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, आए जरा देखते हैं जनाब इस सवाल को। ये कह रहे हैं जनाब, ओपल लिमिटेड यूजेस टू रॉ मटेरियल्स, ठीक है जी, डी एंड ई, टू प्रोड्यूस इट्स ओनली प्रोडक्ट जेड, डिटेल्स पर्टेनिंग टू द ईयर जस्ट कंक्लूडेड आर एज अंडर। ऊपर वाले पैरा से हमें यह पता चला कि हमारे पास दो रॉ मटेरियल है, एक हमारे पास है डी और एक है हमारे पास ई, और हमारे पास एक फिनिश गुड है जिसका नाम है प्रोडक्ट जेड। ठीक है, फिर हमें ये बता रहे हैं कि जनाब हमारे पास इनके कुछ ओपनिंग स्टॉक है, यूनिट्स पड़े हुए 2400 और 3000। सर उनके रेट्स दिए हुए, ये रेट्स हुए हैं जो हमने लास्ट ईयर, यानी जब हमने साल लास्ट ईयर शुरू किया था तो हमारे पास ये पहले पड़े हुए थे, पिछले से पिछले साल खरीदे 54,000 यूनिट और 60,000 यूनिट हमने अभी जो साल गुजरा है कंप्लीट हुआ है, जिसकी हम अकाउंटिंग करें करंट ईयर कह सकता हूँ उसको मैं। ये करंट ईयर की प्रोडक्शन है, ये परचेज है। ठीक है, 52 और 42 रुपये 50 पैसे के रेट पे 3600 यूनिट हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में है और 4500 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में पड़े। बाकी या तो यूज हो गए या लॉस हो गए, या तो यूज हो गए या लॉस हो गए। ठीक है जी, फिर फिर वो कह रहे हैं जी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश प्रोडक्ट जेड, ये 800 यूनिट है। ठीक है जी, तो मैं इधर एक छोटा सा अगर कॉलम बना लूँ जेड का, तो 800 यूनिट हमारे पास ओपनिंग के पड़े और किस रेट के जी, 1900 रुपए के रेट के। ठीक है जी, एक एक यूनिट 1900 रुपए का, डन। फिर हमने कुछ स्टॉक रॉ मटेरियल का रिटर्न किया है सप्लायर्स को, 800 यूनिट हमने रिटर्न किए हैं डी के रीसेंट परचेजेस में से, कि आगे मैं लिख देता हूँ डी के आर रिटर्न यूनिट्स। ठीक है जी, ई के हमने 500 यूनिट्स रिटर्न किए हैं जो कि ओपनिंग स्टॉक में से, तो मैं एक आर यहाँ डाल देता हूँ। यानी सर हम जब साल चल रहा था ड्यूरिंग द पीरियड, तो कुछ यूनिट हमने देखे डी और ई, रॉ मटेरियल डी और ई के, वो खराब थे, हमने सप्लायर को वापस भेज दिए। अच्छा, डी के जो यूनिट्स खराब निकले ना वो रीसेंट परचेजेस के निकले, और ई के जो यूनिट्स खराब निकले वो उसके ओपनिंग स्टॉक में से निकले, तो ये हमने अपने सप्लायर को वापस भेज दिए, तो जो जिस रेट पे आया होगा उसी रेट पे जाएगा वो। फिर डैमेज यूनिट्स, डैमेज यूनिट्स ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस, कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो डैमेज होते हैं, हमारे जो है वो प्रोसेस का पार्ट है। सर 800 यूनिट्स और 1020 यूनिट्स हमारे पास डी और ई के जो डैमेज हुए हैं, और ये नॉर्मल है। लेकिन सर कुछ डैमेज अब नॉर्मल भी हुए हैं, जिसमें से 200 यूनिट डी के और 150 यूनिट ई के शामिल हैं सर इसके अंदर। ठीक है जी, फिर हमारे पास सर कुछ क्लोथिंग स्टॉक में भी वो कह रहा है कि जी कुछ यूनिट्स की एनआरवी जो है वो कॉस्ट से काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम होगी। ठीक है, यानी सर हमारे पास तीन टाइप के डैमेजेस हैं, नॉर्मल लॉस डैमेज हो गया, एबनॉर्मल लॉस डैमेज हो गया। क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास पड़ा हुआ है ना बेटा, क्लोजिंग स्टॉक में भी कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो हल्की कैटेगरी के हैं, जो थोड़े से खराब हैं, तो उनको हमने चेक करना होगा कि उनकी कॉस्ट या एनआरवी दोनों में से जो लोअर है वो। ठीक है जी, कन्वर्जन कॉस्ट इसलिए दी हुई है कि हमने फिनिश गुड्स की भी वैल्यूएशन करनी है। ठीक है जी, फिर फिनिश गुड्स के 4000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए इतने सारे खर्चे के बाद। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जी 4000 यूनिट, ओपनिंग कितने थे 800, मजीद कितने प्रोड्यूस हुए 4000। फिर वो कह रहे हैं जी क्लोथिंग स्टॉक हमारे पास 1050 है, तो बाकी सारा क्या हो गया होगा, बाकी सारा सर बिक गया होगा सर, ऐसा जी, बाकी सारा हमारे पास बिक गया होगा। सर कंपनी यूज कर रही है वेटेड एवरेज पर नहीं पीरियोडिक मेथड, वेटेड एवरेज पीरियोडिक मेथड। सबसे पहले हमने सर इसमें वैल्यूएशन करनी है रॉ मटेरियल की, कि कितना यूनिट रॉ मटेरियल बनाने में यानी फिनिश गुड्स बनाने में यूज हुआ। ठीक है जी, फिर हमने कन्वर्जन कॉस्ट डालनी है, फिनिश गुड्स की भी वैल्यूएशन हो जाएगी, ऑटोमेटिकली रॉ मटेरियल जितना कंज्यूम हुआ है वो भी पता चल जाएगा। तो हम लेते हैं सर दो मटेरियल्स, रॉ मटेरियल डी, रॉ मटेरियल डी के दो कॉलम्स हम बना लेते हैं सर, क्वांटिटी, तीन कॉलम हम बना लेते हैं, रेट और हमारे पास वैल्यू। इसी तरह सर हम रॉ मटेरियल ई का भी क्रियाक्रम इसी तरह करते हैं सर। रॉ मटेरियल ई में हमारे पास सर क्वांटिटी ले लेते हैं, हम रेट ले लेते हैं और हम वैल्यू ले लेते हैं, डन। सबसे पहले मेरे बच्चों मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक कितनी वैल्यू है हमारे पास सर, 2400 और 3000 यूनिट्स, 2400 यूनिट इधर है और 3000 यूनिट इधर है। रेट दोनों के 50 और 40, 50 रुपए का रेट यहाँ पर है, 40 रुपए का रेट यहाँ पर है सर, ऐसा। अब बताएं सर मेरे को वैल्यू क्या बन रही है सर, वैल्यू मेरे पास सर यहाँ कैलकुलेट हुई हुई है, ये बन रही है 1,20,000
और ये मेरे पास आ रही है जनाब माशाल्लाह, ये भी आ रही है कोई 1,20,000। डन। अब मैंने यहाँ ले ली सर परचेजेस। सर ये मेरा शहजादा आगे नीचे रहा, 1 मिनट। सर अगर मैं परचेजेस देखूँ ना तो मेरे पास परचेजेज हैं सर कोई 54,000 यूनिट की एक तरफ, और मेरे बच्चों 54,000 यूनिट मैंने खरीदे हैं 52 रुपए में, 52 में। सर इसकी वैल्यू बन रही है 2808,000। सर मेरे पास दूसरी तरफ 60,000 यूनिट्स मैंने खरीदे, और मेरे बच्चों इनका रेट मेरे पास आ रहा है कोई 42.5, और ये मेरे पास बनते हैं सर अराउंड 2,550,000। सर ये तो आ गया मेरे पास टोटल हिसाब किताब जो मैंने ड्यूरिंग द पीरियड परचेज किया है, और मेरे पास ओपनिंग। अब इसमें से मैं जो रिटर्न गए वो माइनस कर रहा हूं सर। अच्छा रिटर्न सर मेरे पास यहाँ आ रहा है कि मैंने 800 यूनिट डी के रिटर्न किए रिसेंट परचेजेस में से, तो 800 रिसेंट परचेजेस का रेट 52 है, ऐसा ये मेरे पास हो जाता है सर 41,600। और इसी तरह सर मेरे पास ई में 500 यूनिट है जो ओपनिंग स्टॉक से गए, ओपनिंग का रेट 40 है, तो 500 यूनिट यहाँ से गए जी, और ओपनिंग का रेट हमारे पास 40 है, ये हो गया गालिबन 20,000 रुपए। अब बताएं सर ये रिमेनिंग मटेरियल मेरे पास बच गया जो या तो मैंने इस्तेमाल कर लिया या मुझसे लॉस हो गया लेकिन वापस नहीं गया, तो अब हमारे पास जो वेटेड एवरेज रेट बनेगा वो इसी के हिसाब से बनेगा पीरियोडिक का। ठीक है जी, ये टोटल क्वांटिटी, ये टोटल वैल्यू, ये टोटल क्वांटिटी और ये टोटल वैल्यू। सर मेरे पास यहाँ टोटल क्वांटिटी आ रही है कोई 55,600। सर यहाँ मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2,886,400, और मेरे पास सर वेटेड एवरेज रेट जो आ रहा है इन दोनों से एडजस्ट होने के बाद वो आ रहा है 51.91। ये है मेरा वेटेड एवरेज रेट। ठीक है जी, बस ये दिमाग में रखिएगा। फिर यहाँ पर सर मेरे पास जो क्वांटिटी आ रही है वो आ रही है 62,500 यूनिट्स। ठीक है जी, मेरे पास सर वैल्यू आ रही है 2.65 मिलियन, और मेरे पास सर इन दोनों से जो वेटेड एवरेज रेट बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों वो बन रहा है 42.4, ऐसा। ये आ गया सर मेरे पास दूसरे का हिसाब किताब। ठीक है जी, अब ये मेरे पास सर टोटल वैल्यूएशन पड़ी हुई है, जो स्टॉक जो इन्वेंट्री मेरे पास मौजूद है जो मैंने इस्तेमाल की ये वो है। डन। अब मेरे बच्चों क्या सारा यूनिट जो मेरे पास पड़ा है वो सब यूज हो गया? नहीं सर, मेरे पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक है जो बच गया, इसके अलावा बाकी सब यूज हो गया। हाँ इसके अलावा सर यूज हो गया या लॉस बन गया, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, इस तरह की चीजें भी हैं, और क्लोजिंग स्टॉक भी। तीन ही चीजें मेरे पास रह गई हैं सर, नॉर्मल लॉस, सॉरी, एक मेरे पास रह गई है सर एबनॉर्मल लॉस, और तीसरी चीज रह गई है सर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक। अब इन तीनों की हम वैल्यूएशन कर लेते हैं। डन। नॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है, पीरियोडिक मेथड में हम नॉर्मल लॉस कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम नॉर्मल लॉस को कॉस्ट ऑफ गुड्स यानी रॉ मटेरियल कंज्यूम का पार्ट बना देते हैं। हम नॉर्मल लॉस अलग से कैलकुलेट नहीं करते, रॉ मटेरियल कंज्यूम का पार्ट बना देते हैं। पीरियोडिक सिस्टम में वी डू नॉट कैलकुलेट नॉर्मल लॉस सेपरेटली। ठीक है जी, इट इज मेड अ पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। दिमाग में रखिएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम का पार्ट बना देते हैं, कैसे बनाते हैं वो भी हम सीखते हैं। अच्छा एबनॉर्मल लॉस की हमें वैल्यू चाहिए, आसान है एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालना। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालना है सर मैंने, एबनॉर्मल लॉस है कितना भैया, एबनॉर्मल लॉस के सर यूनिट्स हैं मेरे पास कितने, एबनॉर्मल लॉस की बात कर रहा हूं मैं सर, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट में हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। एबनॉर्मल लॉस के यूनिट हैं मेरा प्यारा बच्चा स्टॉक रिटर्न, डैमेज, डेट, नॉर्मल लॉस सर 200 यूनिट और 150 यूनिट। तो एक काम कर दें,
हम ये 200 150 यहाँ निकाल लेते हैं। किस रेट पे निकालेंगे हम सर? वेटेड एवरेज रेट पे। 200 और 150 किस रेट में निकालेंगे जी? वेटेड एवरेज रेट के ऊपर। और अगर आप इनकी वैल्यू निकालें सर एबनॉर्मल लॉस की, तो ये बनती है 10,383। हटा दो इसमें से 10,383। अच्छा बाकी, बाकी क्या है? बाकी सर क्या, बाकी जो बच गया वो सारा कंज्यूम हो गया? नहीं सर, कुछ क्लोथिंग स्टॉक भी है। अच्छा क्लोथिंग स्टॉक हम ले लेते हैं। क्लोथिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं सर इधर? सर क्लोथिंग स्टॉक के यूनिट्स तो हैं ज़्यादा, 3600 और 4500, लेकिन इसमें से कुछ ख़राब भी है, तो हमें क्लोथिंग स्टॉक की डिटेल में वैल्यूएशन चाहिए होगी। ये हमने कर लिया सर, क्लोथिंग स्टॉक को हम देखने जा रहे हैं। सर क्लोथिंग स्टॉक में मेरे पास सर सबसे पहले हम लेते हैं रॉ मटेरियल डी को। रॉ मटेरियल डी मेरे पास सर क्लोथिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं? सर क्लोथिंग स्टॉक के मेरे पास यूनिट्स हैं 3600, लेकिन इन्हीं 3600 यूनिट्स में से 700 यूनिट ऐसे हैं जो स्लाइटली डैमेज्ड है, जिनकी एनआरवी थोड़ी सी कम आ रही है सर। तो एक काम करते हैं सर, 3600 में से 700 यूनिट्स अलग करते हैं। सर 3600 में से 700 यूनिट्स और 2900 यूनिट्स, ये मिला के हो जाते हैं कितने? 3600। 2900 बैलेंसिंग फिगर मैंने लिखा है, 3600 यूनिट्स, ठीक है जी। अब एक काम काम करते हैं सर, इनकी हम कॉस्ट ले लेते हैं। सर कॉस्ट है इनकी 51.91 एक यूनिट की। सर इसकी इसकी भी कॉस्ट है 51.91, ठीक है जी। सर एनआरवी दी हुई है सिर्फ डैमेज यूनिट्स की, यानी जो स्लाइटली खराब हैं उनकी एनआरवी दी हुई है 30, इसकी कोई एनआरवी नहीं दी हुई, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इसकी एनआरवी कॉस्ट से ज्यादा ही होगी, ठीक है जी। तो मुझे बताओ सर, मेरे पास जो स्लाइटली डैमेज यूनिट्स हैं इनको मुझे वैल्यू करना चाहिए कॉस्ट पे या एनआरवी पे? ऑब्वियस सी बात है सर, इसकी एनआरवी पिक करनी चाहिए, ठीक है जी, और इनकी कॉस्ट पिक करनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहूँ जी मेरे पास वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो आप कहोगे जी 700 इंटू 30 प्लस 2900 इंटू 51.91, ऐसा। अब बताएं ये मेरे पास सर आ जाएगी वैल्यू किसकी? सर ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी रॉ मटेरियल डी के क्लोजिंग स्टॉक के, जिसमें से एक पोर्शन सर डील हो रहा है किसमें? एनआरबी, एनआरबी के ऊपर, और एक पोर्शन डील हो रहा है किसके ऊपर? कॉस्ट के ऊपर। और अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो ये बनता है सर कोई 186,889, 186,889, ऐसा। चेक भी कर लेते हैं सर, 700 इंटू 3, 2900 इंटू 51.91, ये आता है सर मेरे पास, ये वैल्यू गलत है यार, ये सर 171550, सर दिस इज 171, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ ले लेता हूँ सर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, यूनिट्स है मेरे पास 3600 और मेरे पास वैल्यू आ रही है 171550। अच्छा बाकी, बाकी सर नॉर्मल लॉस वो मैं नहीं घटा रहा। अब बताओ सर मेरे पास क्या वैल्यू बचती है? तो सर मेरे पास वैल्यू बचती है 51,800 यूनिट्स, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया, इंक्लूडिंग नॉर्मल लॉस। ये कितना है जी? इसकी वैल्यू कितनी है? 270448 या 468, ऐसा। ये क्या सर मेरे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम कंज्यूम कंज्यूम, ठीक है जी, इंक्लूडिंग नॉर्मल लॉस, क्योंकि हमने नॉर्मल लॉस निकाला ही नहीं इसमें से, ठीक है जी। फिर हमने सर क्लोजिंग स्टॉक को भी जहां एनआरवी पे ले लिया, तो जो बाकी का लॉस बच गया, एनआरवी और कॉस्ट का डिफरेंस, वो भी इसके अंदर शामिल हो गया। यानी इसका मतलब है ये जो मेरे पास वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है सर मेरे पास, दिस इंक्लूड्स नॉर्मल लॉस, और क्लोजिंग स्टॉक में जो एनआरवी और कॉस्ट का डिफरेंस था वो लॉस, ये दोनों नॉर्मल लॉस है, ये दोनों नॉर्मल लॉस ट्रीट होते हैं। ये मैंने सर इसके अंदर छोड़ दिए हैं। तो ये जो 2704 आ रहा है, इसमें इफेक्टिवली गुड यूनिट्स की भी वैल्यू शामिल है, नॉर्मल लॉस की भी वैल्यू शामिल है, और एनआरवी लॉस जो कि जिसको हम नॉर्मल लॉस ट्रीट करते हैं हमेशा आमतौर पर सर, वो भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है। अब बताएं जी हमारे पास इसी तरह मुझे रॉ मटेरियल ई का भी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू चाहिए सर। रॉ मटेरियल ई,
सर मेरे पास रॉ मटेरियल ई के क्लोथिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं? गालिबन 4500 हैं। गालिबन 4500 हैं और 4500 में से 800 यूनिट 24 रुपए में। एक काम करते हैं जी, 4500 में से 800 यूनिट है जिसकी कॉस्ट है 42.4 और एनआरवी है 24। टोटल 4500 यूनिट्स हैं, तो बाकी ये कितने होंगे? 3700। सर इनकी कॉस्ट है 42.4, एनआरवी नहीं दी हुई तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि एनआरवी कॉस्ट से ज़्यादा होगी, तो इन यूनिट्स को एनआरवी पे वैल्यू करें, इनको कॉस्ट पे वैल्यू करें। तो सर मेरे पास यहाँ क्लोथिंग स्टॉक की वैल्यू होगी गालिबन 800 इंटू 24 प्लस प्लस 3700 मल्टीप्लाई बाय 42.4, ऐसा बताएं सर मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी बनती है? 3700 इंटू 42.4 प्लस 800 इंटू 24, ठीक है जी। राउंडिंग ऑफ का मामला हटा दो तो ये मेरे पास बनता है सर 176,080। ये मेरे पास सर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ रही है। और याद रखना इसमें एक कंपोनेंट एनआरवी पे वैल्यू हो रहा है कॉस्ट पे, तो एनआरवी लॉस ऑटोमेटिकली सर मैं चाहता हूँ मेरे कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉरी जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है उसका पार्ट बन जाए। तो मैं यहाँ से 4500 हटा रहा हूँ और वैल्यू हटा रहा हूँ 176,080। तो सर मेरे पास जो वैल्यू बच रही है एंड पे, यार ये सर मेरे पास 2467560, ठीक है जी। ये आगे सर मेरे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू। डन, दोनों चीजें निकल आई सर। अब हम करने जा रहे हैं सर वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड जेड। बड़ा आसान है सर ये भी। सर यहाँ हम रखते हैं क्वांटिटी, यहाँ हम रखते हैं रेट और यहाँ हम रखते हैं वैल्यू। बताएं सर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास सर, सवाल की पहली लाइन में दिया हुआ 800 यूनिट 1900 रुपए के हिसाब से। 800 यूनिट्स 1900 के हिसाब से कितने बनते हैं? ये बनते हैं सर 1.52 मिलियन। अच्छा, इसी तरह सर अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास ड्यूरिंग द पीरियड कितने रुपए की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी है? सर क्योंकि हमने 400 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, सॉरी जो हमारे पास प्रोडक्शन है उसके बारे में हमें एग्जामिनर ने बताया कि हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए कितने? 4000, ठीक है 4000 यूनिट्स प्रोड्यूस। इस पर खर्चा कितना आया? सर इस पे खर्चा आया है, वो कितना आया पता है? सर इस पे रॉ मटेरियल डी कंज्यूम हुआ है, इस पे रॉ मटेरियल ई कंज्यूम हुआ है और इस पे सर कन्वर्जन कॉस्ट लगी है। कौन सी कॉस्ट? कन्वर्जन कॉस्ट लगी है। रॉ मटेरियल डी कंज्यूम हुआ है मेरे बच्चों 2704468। सर 2704468। सर मेरे पास रॉ मटेरियल दूसरा कंज्यूम हुआ है 2467560। 2467560 मेरे पास कन्वर्जन कॉस्ट सवाल में बताया हुआ है 3 मिलियन की। तो सर ये मेरे पास टोटल कितना हो जाता है? 2704468 प्लस 2467560 प्लस 3 मिलियन। ये मेरे पास आता है सर 8172,028। ये है मेरे पास सर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कोई WIP वगैरह तो है नहीं सर। ये मेरे पास आ रहा है जनाब 8172,028 डिवाइडेड बाय 4000, लगभग मुझे ये 2043 का पड़ा है। अब बताएं जी, हमारे पास मिला जुला के 4800 यूनिट्स हो गए टोटल, और मेरे पास सर ये कितना होगा टोटल? 1520000 प्लस 8172,028, ये मेरे पास हो गया सर 9692028।
सर मेरे पास अब वेटेड एवरेज रेट क्या आ रहा है, वेटेड एवरेज रेट इन दोनों से वेटेड एवरेज रेट निकालें, कितना आ रहा है सर, डिवाइडेड बाय 4800, ये आ रहा है सर मेरे पास 2019.17, 2019.17। अब मैं इसमें से सिर्फ क्लोथिंग स्टॉक हटा रहा हूं। क्लोथिंग स्टॉक है कितने यूनिट्स का सर, इसमें क्लोथिंग स्टॉक हमारे पास है 1050 यूनिट्स का, ठीक है जी, ये मैं हटा रहा हूं सर। तो बाकी जो है वो बिक गया होगा, क्योंकि कोई लॉस वॉस का जिक्र नहीं है यहाँ पे, और ये वैल्यू होगी 2019.17 मल्टीप्लाई बाय 1050। सर ये आ रहा है मेरे पास 2120131 ऐसा। बाकी सर मेरे पास जो बचा, ये मेरे पास सर स्टॉक बिक गया, बिका कितने यूनिट सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है जी। सर इसको पूरा लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने भाई, कितने यूनिट बिके, 3750, और वैल्यू इनकी बनती है सर -9692028। सर ये बनता है 7571897, ये सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर, ठीक है, जिसको देख लेना अच्छे तरीके से सर। एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल था वैल्यूएशन का, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन।